हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीड अप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग होप सो बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और खुश होंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो खुशी की बात है आज ये कि आप और हमारी फैमिली आज 100 की हो गई है, 1 लाख की फैमिली हो गई है। तो आप सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि आप सभी के सहयोग से ये सब पॉसिबल हो पाया है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज बहुत बहुत थैंक यू हमारी स्पीड अप टीम से और मेरी तरफ से आप सभी को इतना प्यार, इतना सम्मान हम लोग देने के लिए, इतना लेक्चर पसंद करने के लिए। तो ऐसे आप लोग हमारे साथ बने रहिए। डेफिनेटली आप लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, बहुत अच्छी क्लासेस आने वाली है आप लोगों के लिए। तो प्लीज ऐसे ही हम लोग के साथ प्यार और सपोर्ट बना रहिए, ऐसे ही हम लोग के साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्या कहते हैं, क्लास स्टार्ट करने से पहले तो सभी लोग एक बार हेलो बोलिए, हाय बताइए, कैसी है, आवाज आ रही है सही कि नहीं आ रही है, वीडियो क्वालिटी कैसी है। एंड प्लीज आप सभी लोग जैसे 100 की फैमिली की है, तो हम लोग का अब ये नेक्स्ट टारगेट है कि हम लोग को 1 मिलियन पहुंचना है। ठीक है, तो 1 मिलियन पहुंचने के लिए नो डाउट लॉट दे रिक्वायर लॉट ऑफ व्यूज, लॉट ऑफ सब्सक्राइबर। सो प्लीज ट्राई टू शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड टू योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, टू योर फेसबुक पेज। तो प्लीज आप सभी लोग इस चैनल को इतना शेयर कीजिए ताकि हम लोग की फैमिली जल्दी से जल्दी 1 मिलियन की हो जाए और आप लोगों को ढेर सारा कंटेंट मिले। ठीक है दोस्तों, एंड एक चीज और, जैसे एक रिप्लाई आया था कि भावना कुमारी का, तो उसने लगा था कि सर आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा एक्सप्लेन कहीं नहीं किया जाता है। नो डाउट मैं आपको पहले बता रहा हूं कि लग रहा होगा कि फिजिक्स की क्लास लंबी चल रही है, फिजिक्स आपका ज्यादा टाइम ले रहा है। नो डाउट 18 क्लास 16-17 क्लास हो चुकी हैं एंड इतनी ही क्लास लगभग और लगेंगी इतना सिलेबस खत्म होने में। ठीक है, बट एक चीज विश्वास मानिए आप कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज किस वजह से है, क्या कारण है उसके पीछे, क्यों कोई चीज, मतलब होता है ना कि 3 W होते हैं, व्हाट, व्हाई एंड हु। ठीक है, जो भी है, तो व्हाट एंड व्हाई, हाउ, जो भी आपका सारा कारण आप लोगों को पता चल रहा है, बिल्कुल आराम से स्मूथली हम लोग बता रहे हैं सारी चीजों को। ठीक है, तो ऐसा मत लगने दीजिए आपको कि बोर हो रहे हो आप या पढ़ने में आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। तो प्लीज ऐसा बिल्कुल परेशान मत होइए, भी बहुत टाइम हम लोग के पास, सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए आराम आराम से। एंड विश्वास दिलाता हूं कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है, विश्वास मानिए कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कीजिए वीडियो को, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि क्लास स्टार्ट होने से पहले डेली एमसीक्यू चैलेंज होता है। तो डेली एमसीक्यू चैलेंज में कल का सवाल था कि फॉर अ ब्लैक बॉडी, ठीक है, सवाल शायद लिखा हुआ है, लिख दिया मैंने फिर से, फॉर अ ब्लैक बॉडी कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, अल्फा इक्वल टू 1, रो इक्वल टू 0, टाउ इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, तो सही जवाब की बात की जाए तो मैंने बताया था फॉर अ ब्लैक बॉडी एब्जॉर्बिटी इज 1, एब्जॉर्बिटी इज 1। एंड काफी सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, मोस्टली कई सारे लोगों ने जवाब दिया है। देख के अच्छा लगता है कि आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, आप लोग हमारे जो वीडियो है, हमारे जो साथ है, हमारे साथ आप लोग चलते हैं एंड सम्मिलित होते हैं उन सब चीजों में। तो प्लीज आप सभी को मेरा थैंक यू। तो आपको पता है कुछ लोगों के नाम मैं हमेशा बोलता हूं, तो उन लोगों के नाम है लोकेश पाटीदार, रवीश भवानी, कुमारी पूजा, सोनू अग्रवाल, मोनिका सैनी। मोनिका सैनी उनमें से है जो रेगुलर हम लोग रिप्लाई करती हैं। ठीक है, एंड पिंकी रिंकी सुदी भी है, ठीक है, उनका नाम नहीं लिखा मैंने। अनुज यादव है, दीक्षा नागर है, अनीसा सिंह है, उपासना कटारिया है, भार्गवी राय एंड क्रिक टॉक भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स में से हैं जो हमेशा रिप्लाई करते हैं। तो प्लीज आप लोग भी रेगुलर व्यूअर्स में से बनिए, जिससे मुझे भी आप लोगों का नाम लेने में खुशी हो एंड मैं ही बोलूं कि हाँ ये मेरे रेगुलर एंड डेली व्यूअर्स स्टूडेंट्स हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले पाया हूं तो उनको भी फिर से थैंक यू बोलना चाहता हूं। आप लोग बने रहिए हम लोग के साथ एंड ऐसे ही पढ़ते रहिए, मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने में, नो डाउट आप लोगों को भी पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की फिर से डेली एमसीक्यू चैलेंज के साथ। तो आज का एमसीक्यू लिखते हैं हम, ठीक है। आज का सवाल है आपका, अ ब्लैक बॉडी कैन एब्जॉर्ब, a black body a black body can absorb radiation of
ऑफ पहला ऑप्शन है ऑफ लो वेवलेंथ, दूसरा हाई वेवलेंथ, तीसरा इंटरमीडिएट वेवलेंथ, चौथा एट ऑल वेवलेंथ। ठीक है, एट लो वेवलेंथ लेंथ लिख लीजिए। ठीक है, तो बताइए आप लोग इसका सही जवाब क्या है, कमेंट बॉक्स में प्लीज आप लोग रिप्लाई कीजिए और बताइए कि ब्लैक बॉडी जो है, जो विकिरण को एब्सॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, वो किस वेवलेंथ पे करती है? छोटी वेवलेंथ पे, बड़ी वेवलेंथ पे, या छोटी तरंगदैर्घ्य पे, बड़ी तरंगदैर्घ्य पे, बीच की तरंगदैर्घ्य पे, या सभी तरंगदैर्घ्य पे? तो अगर आपको याद हो ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन मैंने लिखाई है, तो प्लीज आप लोग एक बार उसको पलटिए पेज और देखिए क्या लिखा है। मैंने बोला था ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी विच एब्सॉर्ब थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट अपॉन इट और फॉलिंग अपॉन इट एट ऑल वेवलेंथ। क्या बोला था मैंने? एट ऑल वेवलेंथ, चाहे वो छोटी वेवलेंथ हो चाहे बड़ी वेवलेंथ हो, अगर आपकी कोई काली वस्तु यानी कि ब्लैक बॉडी है तो वो सारी ही सारी तापीय विकिरण को अवशोषित कर लेगी, चाहे वो किसी भी वेवलेंथ की हो। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? एट ऑल वेवलेंथ। क्या होगा दोस्तों? एट ऑल वेवलेंथ। ओके, चलिए तो प्लीज शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। तो आज आपका रेडिएशन कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा बचा हुआ है जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे अभी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज की क्लास पे। ठीक है, सबसे पहले लिखिए आज की हेडिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोला मैंने दोस्तों? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपने देखा होगा एक चीज, इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जब गर्मी पड़ती है, गर्मी के दिनों में क्या होता है? गर्मी के दिनों में क्या होता है कि जब सूरज की रोशनी आती है उसके ऊपर, सूरज की रोशनी आने पर क्या होता है? सूरज की रोशनी आती है और कोई कार वार खड़ी हो आपकी, ठीक है, या शीशे वीसे का घर हो, ठीक है, तो आती है तो आपने देखा होगा कार के अंदर काफी गर्मी हो जाती है ना, काफी गर्मी क्रिएट हो जाती है ना। तो उस गर्मी का कारण क्या है? उस गर्मी का कारण क्या है? चलिए आज हम लोग इसी चीज को समझते हैं। जैसे देखिए, सपोज ये आपका सन है, ठीक है ना, सन से आपकी थर्मल रेडिएशन आ रही है, सोलर रेडिएशन आ रही है। ठीक है, सपोज ये आपका कोई व्हीकल खड़ा हुआ है, ओके, ठीक है दोस्तों, ये कोई व्हीकल है, तो क्या होता है जब इस पे सोलर रेडिएशन पड़ता है, ठीक है, सोलर रेडिएशन इस पे पड़ा, तो आपको पता है कि हाई टेम्परेचर पे सोलर रेडिएशन कौन सी वेवलेंथ का होता है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बताया, हाई टेम्परेचर पे यानी कि शॉर्ट वेवलेंथ का होता है। ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ की होती है रेडिएशन। अब ग्लास क्या होता है? ग्लास आपका होता है एक्ट एज ए वन वे गेट। जो आपका शीशा होता है ना, शीशे के थ्रू तो जा रही है, ग्लास एक्ट एज ए वन वे गेट। ठीक है, शीशा आपका जो है, ग्लास है आपका, वन वे गेट की तरह काम करता है। तो जब भी हाई टेम्परेचर की शॉर्ट वेवलेंथ इसके अंदर जाती है, ठीक है, अब आपका जैसे ये कमरा, सपोज आपका रूम है ये, ठीक है, कार का शीशे का बना हुआ है, इसके अंदर ये रेडिएशन गई, आपकी थर्मल रेडिएशन गई, इंसिडेंट हुई, तो इसके अंदर जाने के बाद क्या होगा? यहाँ पे कहीं कोई वस्तु रखी होंगी, है ना, कोई थिंग्स रखी होंगी, तो इसके अंदर भी उसके अंदर रेडिएशन हो गई, चली गई। ठीक है, अब क्या होगा? जब ये जाएगी तो शीशे से कुछ ना कुछ बाहर आने की कोशिश करेगी, कोई ना कोई चीजें, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि इसके अंदर CO2 होगी, वाटर वेपर होगी, एटमॉस्फेयर में तो है सब कुछ चीजें, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है आपका कि
CO2 होती है और वाटर वेपर होती है, वो क्या होती है, उस रेडिएशन को ट्रैप कर लेती है, उस रेडिएशन को ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से वो रेडिएशन लॉन्ग वेवलेंथ का रेडिएशन नहीं जा पाता है बाहर, ठीक है, और उसी के अंदर बनी रहती है आपकी रेडिएशन, यानी कि गर्मी बनी रहती है। कहने का तात्पर्य है कि जब ये हाई टेम्परेचर की रेडिएशन वेवलेंथ इस पे पड़ने के बाद हाई टेम्परेचर था तो शॉर्ट वेवलेंथ, और इसके अंदर से भी कुछ ना कुछ विकर्ण हो रहा होगा कि एट दैट टाइम, मैंने आपको बताया कि टू वे फिनोमेना होता है, इंसिडेंट भी और रिफ्लेक्टिंग भी, यानी कि यहां से भी कुछ ना कुछ निकल रहा होगा, ठीक है, बट इसमें जो होता है उसका टेम्परेचर कम हो रहा होगा, ठीक है, तो कम टेम्परेचर पे कौन सी होती है, लॉन्ग वेवलेंथ बाहर निकलती है ना, लॉन्ग वेवलेंथ बाहर निकलती है, यानी कि यहां से क्या हो रहा होगा, लॉन्ग वेवलेंथ बाहर आ रही होगी, लॉन्ग वेवलेंथ होती है, ठीक है, लॉन्ग वेवलेंथ होती है ना, बट एट लो टेम्परेचर, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि क्या होता है, ये वन वे फिनोमेना होता है, वन वे फिनोमेना की वजह से जो इसके अंदर आपका तापीय विकिरण होता है, CO2 और वाटर वेपर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो आपका तापीय विकिरण बाहर नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से आपको गाड़ी के अंदर गर्मी का अनुभव होता है, ठीक है। तभी आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में क्या होता होगा कि आपके ग्लास चटक जाते हैं ना, शीशे के ग्लास, क्यों कि उसके अंदर एनर्जी आपकी ट्रैप हो जाती है और बाहर निकलने की कोशिश निकल नहीं पाती, तो फिर क्या होता है, शीशे टूट जाते हैं, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? चलिए इस चीज को आप लिख लीजिए, छोटी सी बात को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिखिए, लिखा है पहले है ग्लास एक्ट एज ए वन वे गेट, फिर लिखिए इट अलाउज शॉर्टर वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ कौन सी होती है, जो विजिबल लाइट होती है हम लोगों की, ठीक है, लिख लीजिए विजिबल लाइट, इट अलाउज शॉर्टर वेवलेंथ फ्रॉम सन टू एंटर इनटू ए ग्लास हाउस, from sun to enter into a glass house, ठीक है, to enter into a glass house, but the presence of तो किसका प्रेजेंस होगा, मैंने अभी आपको बताया, किसका, CO2 और वाटर वेपर का, बट द प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड वाटर वेपर does not allow the larger wavelength, does not allow the larger wavelength emitted, larger wavelength radiation emitted by the body in the glass house, to escape from it. This is called greenhouse effect. ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई? क्या बताया मैंने कि ग्लास वन वे गेट की तरह काम करता है, यानी कि एक ही तरफ का होता है, यानी कि आ सकता है फिर जा नहीं सकता, ठीक है। इट अलाउज शॉर्टर वेवलेंथ फ्रॉम सन, शॉर्टर वेवलेंथ आती है यानी कि छोटी तरंग सन से आती है, टू एंटर ए ग्लास हाउस में एंटर करती है, बट
वहां प्रेजेंस किसकी होती है, CO2 और वाटर वेपर की। डज नॉट अलाउ द लार्जर वेवलेंथ रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी इन द ग्लास हाउस टू एस्केप फ्रॉम इट। अब यहाँ पे क्या होगा, जो शॉर्टर वेवलेंथ होगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो लॉन्गर वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाएंगी, लॉन्गर वेवलेंथ कन्वर्ट हो जाएंगी। बट शीशा वन वे फिनोमिना है, आ सकता है पर कोई जा नहीं सकता। वो राजकुमार का डायलॉग सुना है कि आते अपनी मर्जी से पर जाते मेरी मर्जी से। तो आ तो अपनी मर्जी सकती वेवलेंथ, पर जा नहीं सकती अपनी मर्जी से। ठीक है, जाएंगी, ठीक है, जाएंगी नहीं जा पाएंगी, क्योंकि क्या होगा वहां पे उनके आदमी ही है, उनके आदमी तैयार खड़े हैं। कौन कौन से आदमी है, CO2 और वाटर वेपर। CO2 और वाटर वेपर दो आदमी खड़े हैं, वो उनको रोक लेंगे, तो उनको रोक लेंगे तो भाई साहब बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए ठीक है, इसी तरह से अगर मैं एक एग्जांपल दूं, ग्लोबल वार्मिंग सुनी आप लोगों ने, ग्लोबल वार्मिंग। चलिए आज उसी का एक और एग्जांपल पढ़ते हैं, इसी के थ्रू, ग्रीन हाउस इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, इसको मैं साफ कर दे रहा हूं, देखिए क्या है। देखिए सपोज सूरज बाबा है आपके, ठीक है, तो सूरज बाबा क्या करेंगे, सूरज बाबा क्या करेंगे भाई, सन है आपके, रेडिएशन करेंगे। ठीक है, सन से क्या रहा होगा, रेडिएशन। चलिए ये आपका गोला रहा, ठीक है, आप लोग इसी गोले के निवासी है ना, ई गोला के। ठीक है, वो पी के देखिए ना, ये ई गोला, भू गोला। ठीक है, ई गोला है आपका, और गोले के ऊपर क्या है भाई साहब, आसमान। ठीक है, ई गोला का नाम क्या है, अर्थ, अर्थ ही बोलते हैं ना, पृथ्वी बोलते हैं। ठीक है, तो इस गोले के ऊपर कई सारे पेड़ वेड़ हैं आपके। ठीक है, और पेड़ों से क्या निकलती है, पेड़ क्या लेते हैं, पेड़ ऑक्सीजन निकालते हैं और CO2 को ग्रहण करते हैं। ठीक है, और वाटर वेपर तो होता ही है आपके एटमॉस्फेयर में। ठीक है, वाटर वेपर तो होता ही है। अब देखिए बात की जाए अगर सोलर सिस्टम की, ठीक है, सौर मंडल में अपने इस गोले की तरह से कई और गोले भी हैं, 8-9 गोले हैं, आपको पता होगा। ठीक है, like the planet of Earth, there are a lot of planets in our solar system, okay, and solar radiation also falling on that planet. Similarly to the Earth. अरे जिस प्रकार से अपनी पृथ्वी के ऊपर तापीय विकिरण हो रहा है, उसी प्रकार से जो और भी ग्रह हैं उनके ऊपर भी तो तापीय विकिरण हो रहा है। लेकिन कारण क्या है, अब एक चीज बताइए, दिन में तो सूरज निकलता है, निकला, लेकिन रात में सूरज नहीं निकलता, फिर भी आपको गर्मी का एहसास रहता है। लेकिन रात में ठंड हो जानी चाहिए, हो जानी की नहीं चाहिए। ठीक है, यही अब देखिए और ग्रहों पे क्या होता है कि दिन में तो वहां सूरज निकलता है, दिन में एकदम भका भक गर्मी होती है, भयंकर। ठीक है, गर्मी तो बहुत ज्यादा होती है वहां पे, लेकिन जो वहीं सूरज गया, यानी कि सूर्य उसकी दूसरी तरफ आया, तुरंत क्या होगा, उतनी जगह पे इतनी तेज ठंडी होती है कि टेम्परेचर -38 -48 तक पहुंचा जाता है। ठीक है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, शायद वीनस है, आई थिंक। ठीक है, शायद, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो ऐसे कई सारे ग्रह हैं जहां पे क्या होगा, दिन में गर्म और रात में ठंडे। लेकिन यही एक खासियत है, यही एक खासियत है अपने ग्रह की, यही एक खासियत अपने ग्रह की, अपने गोले की, कि ये दिन में भी गर्म और रात में भी गर्म रहता है। यानी कि जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है वो बहुत ही कम होता है कंपेयर टू अदर प्लेनेट्स। क्यों, यही आज हम लोग समझेंगे कि क्या कारण है कि जिसकी वजह से अपने इस ग्रह पे तापीय विकिरण तो होता है, लेकिन उस तापीय विकिरण का ज्यादा इफेक्ट अनइफेक्ट हम लोग को देखने को नहीं मिलता। वो हम लोग के लिए फायदेमंद रहता है। कैसे, क्या फायदेमंद रहता है कि हमारे यहाँ दिन में टेम्परेचर सपोज 27 है और रात में कितना हो जाएगा, 19 है, 20। ठीक है, तो टेम्परेचर का वेरिएशन है हमारे अर्थ पे कम होता है कंपेयर टू अदर प्लेनेट्स। तो आज समझेंगे उसका कारण क्या है। ठीक है, अब कारण देखिए, कारण क्या है, रेडिएशन, इससे क्या हुआ, थर्मल रेडिएशन आया। ठीक है, थर्मल रेडिएशन आया तो आपको पता है कि एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, कौन सी वेवलेंथ आई, लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, लॉन्गर वेवलेंथ आई। ठीक है,
लॉन्गर वेवलेंथ की आपके ऊपर थर्मल रेडिएशन आई, इंसिडेंट हुई अर्थ के ऊपर, यानी कि अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ की सरफेस से इंसिडेंट हुई, ठीक है। इंसिडेंट होने के बाद उसने उन चीजों को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया यहां से, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा कि लो टेम्परेचर हो जाएगा। लो टेम्परेचर से जो भी रेडिएशन निकलेगा, यानी कि जो भी रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक होगा ना, सारा का सारा एब्जॉर्ब नहीं कर लेगी, यानी कि जब एब्जॉर्ब करेगा तो वो लॉन्गर वेवलेंथ का रेडिएशन कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, शॉर्टर वेवलेंथ के रेडिएशन में। यानी कि अब यहां से जो रेडिएशन निकलेगा वो कैसा होगा, सॉरी ये आपका शॉर्ट वेवलेंथ का है, ठीक है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे शॉर्ट वेवलेंथ और लो टेम्परेचर पे लॉन्ग वेवलेंथ का, ठीक है। तो क्या होगा, ये लॉन्ग वेवलेंथ का जो भी होगा, लॉन्ग वेवलेंथ का जो भी रेडिएशन होगा, अभी क्या जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस निकलने की कोशिश करेगा। जब ये आपके वायुमंडल से, आपके वातावरण से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक लेयर बनी होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे लेयर बनी होगी। उन लेयर के बीच में क्या होगा, आपका CO2 होगा जो हम लोग उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। तो CO2 प्लस वाटर वेपर, CO2 और वाटर वेपर इस थर्मल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसको बाहर नहीं जाने देते अपने वायुमंडल से। अपने वायुमंडल से जब बाहर नहीं जाने देंगे तो क्या होगा, ये कुछ समय पश्चात या रात होने के पश्चात, या कह लो जब सूरज नहीं होते, ये इसको रीएमिट करते हैं, यानी कि वापस भेजते हैं आपकी अर्थ की सरफेस है, यानी कि वापस भेजेंगे आपकी अर्थ सरफेस पे। या पिछला कारण पता था कि यहां से वापस नहीं निकल पा रहा है, तो जब ये अंदर आ गया, ठीक है, अंदर आ गया, यानी कि वापस अर्थ की सरफेस पे आया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर आपका मेंटेन रहा, यानी कि टेम्परेचर दिन में था जो 27, रात को कितना हो गया, 19। कारण समझ में आया, कारण मैं फिर से समझा रहा हूं। हाई टेम्परेचर शॉर्टर वेवलेंथ, इंसिडेंट हुआ अर्थ की सरफेस पे, अर्थ की सरफेस ने उसको एब्जॉर्ब किया, टेम्परेचर कम हुआ, लो टेम्परेचर, वेवलेंथ कैसी निकली, लॉन्ग वेवलेंथ निकली अर्थ की सरफेस से, एटमॉस्फेयर में गई, एटमॉस्फेयर में गया आपका CO2 प्लस वाटर वेपर, उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, बाहर नहीं आने दिया। कुछ समय पश्चात यही CO2 और वाटर वेपर रीएमिट कर देंगे रेडिएशन को वापस अर्थ की सरफेस पे, जिसकी वजह से क्या होगा, आप लोगों को गर्मी का एहसास रहता है सूरज न होने पर भी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, आ गई तो लिख लेते हैं हम लोग 2-3 लाइनें इसके लिए, ठीक है। आगे बढ़े, साफ कर दे रहा हूं मैं इसको, 2-3 लाइनें लिखनी है बस। चलिए लिखिए एयर, पहले हाँ कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। द अर्थ एटमोस्फियर ट्रांसमिट द सोलर रेडिएशन, द अर्थ एटमोस्फियर लिखिए इसके बारे में जो भी बताया मैंने। द अर्थ कि कल को आपको याद करना पड़े तो कैसे भूल जाएंगे। द अर्थ एटमोस्फियर ट्रांसमिट सोलर radiation, the earth atmosphere transmits solar radiation coming from the sun ठीक है, coming from the sun, the surface of the earth absorbs this energy, the surface of the earth absorb this energy and radiates part of this energy in the form of longer wavelength, अभी बताया मैंने, ठीक है, in the form of longer wavelength, the CO2 and water vapor present in the atmosphere,
the CO2 and water vapor present in the atmosphere absorb this radiation and absorb this radiation and emit मतलब give off emit much of these long wavelength radiation and emit much of these long wavelength radiation back to the earth this is called greenhouse effect। एक सेकंड, इसको भी मत लिखिए, बैक टू द अर्थ इसको मत लिखिए अभी, एक लाइन रुक जाइए। बैक टू द अर्थ देयरफॉर द लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन, एक लाइन और लिख लीजिए, देयरफॉर long wavelength radiation cannot escape the earth atmosphere, cannot escape the earth एटमॉस्फेयर। ठीक है, या तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात समझ में आ रही होगी, जो चीज बोली है वो चीज लिखा रहा हूं मैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग द वार्मिंग इफेक्ट ऑन द अर्थ, रिजल्टिंग द वार्मिंग इफेक्ट on the earth, that is, क्या होता है वार्मिंग इफेक्ट, क्या है, that is the earth, that is average temperature of the earth, that is average temperature of earth between 19 degree centigrade to 27 degree centigrade, 19 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। चलिए 2 पॉइंट और लिख लीजिए बस, क्या बोला मैंने, लिखिए, एक तो ग्लास की बात करेंगे, फिर हम लोग एक लोग एयर की बात करेंगे। ठीक है, इतनी बात लिख लीजिए आप लोग, फिर हम लोग बात करते हैं। पहले लिखिए ग्लास के बारे में। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है विजुअल लाइट्स के लिए। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है विजुअल लाइट्स के लिए, बट इट इज ओपेक टू इंफ्रारेड लाइट, इट इज ओपेक टू इंफ्रारेड लाइट। कल बताया था मैंने ट्रांसपेरेंट और ओपेक का मतलब। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का मतलब आ जा सके, ओपेक का मतलब नहीं जा सके। ठीक है, यानी कि रुक जाए। अब देखिए मैंने क्या बोला, ग्लास इज ट्रांसपेरेंट टू विजुअल लाइट। और विजुअल लाइट कैसी होती हैं, लॉन्ग वेवलेंथ की, शॉर्ट वेवलेंथ की। ठीक है, आपकी होती है शॉर्ट वेवलेंथ की, और इंफ्रारेड लाइट कौन सी होती है, लॉन्ग वेवलेंथ की। ठीक है, यानी कि पहला पॉइंट क्या है, यही लिख लीजिए, ग्लास, लिखिए ग्लास इज transparent to, glass is transparent for visible lights। ठीक है, and opaque to
इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन का मतलब क्या हुआ, अभी बताया मैंने आपको, लॉन्ग वेवलेंथ की। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है, ग्लास इज ट्रांसपेरेंट फॉर विजिबल लाइट एंड ओपेक टू इंफ्रारेड रीजन और लॉन्ग वेवलेंथ। अब एयर की बात करें, एयर के बारे में लिख लीजिए एयर। एयर क्या होता है आपका, एयर इज ट्रांसपेरेंट टू बोथ, एयर इज ट्रांसपेरेंट टू बोथ, यानी कि लॉन्ग वेवलेंथ के लिए भी और शॉर्ट वेवलेंथ के लिए भी। ठीक है, एयर इज ट्रांसपेरेंट फॉर बोथ। ठीक है, बोथ का मतलब लॉन्ग एंड शॉर्ट। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है बताने के लिए, जानने के लिए। ये तो सवाल आया हुआ है ग्लास वाला, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है, एयर का पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। याद रखना, ग्लास पे सवाल आया हुआ है। ठीक है, अभी आपको जब सवाल कराऊंगा तब आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना देख लिया, अगली हेडिंग लिखिए किरचॉफ लॉ। बहुत ही छोटा सा है। किरचॉफ लॉ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। किरचॉफ लॉ में हेडिंग लिखिए किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ। ठीक है, रेडिएशन वाला है, कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ेंगे हम लोग किरचॉफ लॉ, इसलिए थर्मल रेडिएशन का। ठीक है, अब देखिए उसने बोला है द रेशियो, ये कहता है रेशियो ऑफ एमसिप पावर ऑफ, देखो क्या कहता है, ये कहता है रेशियो एमसिप पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर इज कांस्टेंट। ठीक है, एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू द एमसिप पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, कहने का तात्पर्य है कि एमिसिविटी और एब्जॉर्बिटी का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट। इतनी बात याद रखिए, एमिसिविटी और एब्जॉर्बिटी का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, बताया मैंने, दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर। इतनी बात याद रखना, एट सेम टेम्परेचर। इतनी बात समझ में आई। एमिसिविटी और एब्जॉर्बिटी का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट, एंड ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है, एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। कोई दिक्कत नहीं, चलिए लिखिए, इस चीज को लिख लीजिए, द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर, द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर to the absorptive power of ratio of emisive power to absorptive power to a particular wavelength, to a particular wavelength and at any given temperature is constant, and this constant is equal to the, किसके बराबर है, एमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी टू द एमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी at a same temperature. अब देखिए
इसका उपयोग क्या है, ठीक है, देखिए उपयोग बता रहा हूं मैं क्या है, कि अगर कोई अच्छा एब्जॉर्बर होगा तो वो एक गुड एमिटर भी होगा। क्या बताया मैंने, कि अगर कोई बॉडी अच्छी एब्जॉर्बर होगी तो वो अच्छी एमिटर भी होगी, या अगर कोई बॉडी अच्छी एमिटर होगी तो वो अच्छी एब्जॉर्बर भी होगी। ब्लैक बॉडी सबसे अच्छा एग्जांपल है। अ बॉडी विच इज गुड एब्जॉर्बर, सारी की सारी थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड अगर एमिट की बात की जाए यानी कि गिव ऑफ की बात की जाए तो सबसे ज्यादा ये रेडिएशन गिव ऑफ करती है, सबसे ज्यादा एनर्जी को ट्रांसमिट करती है इन ऑल डायरेक्शन कंपेयर टू अदर बॉडीज। ठीक है, यानी कि इफ अ बॉडी इज अ गुड एमिटर देन इट विल बी अ गुड एब्जॉर्बर, इफ अ बॉडी इज बैड ऑब्जर्वर देन इट इज आल्सो अ बैड एमिटर। ठीक है, जैसे होता है पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस क्या होता है, वहां पे क्या होता है, कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, पॉलिश सरफेस पे क्या होता है, आई पड़ी और निकल गई। तभी हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हमें क्या कहते हैं कभी भी रेडिएशन से बचना होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, हमेशा एल्यूमिनियम वगैरह की बॉडी लगाते हैं। क्यों, क्योंकि वो इतनी शाइनिंग होती है, इतनी ग्लेजिंग होती है, तो उस पर क्या होता है, ना तो वो गुड एब्जॉर्बर होती है, ना ही गुड गुड एब्जॉर्बर नहीं होती है, और बैड एमिटर भी होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसमें यही पॉइंट लिख लीजिए इसके आगे कि एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, गुड एब्जॉर्बर आर गुड एमिटर्स, गुड एब्जॉर्बर आर गुड एमिटर्स। ठीक है, याद रखना। और सवाल है गुड एब्जॉर्बर आर गुड एमिटर्स, यूं ही नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, अगर कोई चीज अगर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं उसके पीछे कारण बता रहा हूं और क्यों हो रहा है वो कारण भी बता रहा हूं, और बता रहा हूं कि ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, कारण समझ में आया किरचॉफ लॉ का, गुड एब्जॉर्बर इज ए गुड आर गुड एमिटर। ठीक है, एंड पुअर एब्जॉर्बर आर पुअर एमिटर, पुअर एब्जॉर्बर आर पुअर एमिटर। ठीक है, टाइम। ठीक है, अच्छा, तो इसका है ऑप्शन ब्लैक बॉडी, क्या है, ब्लैक बॉडी, और ये पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक हो रहा है छोटा सा बस। ठीक है, फिर हम लोग ये टॉपिक खत्म हो जाएगा रेडिएशन का। थोड़ा सा बस छोटा सा है, बस एक लाइन लिखूंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, क्या हुआ है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस मैं हेडिंग बता रहा हूं क्या है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बताता है कि अगर तापमान बढ़ाएंगे, ठीक है, या किसी भी बॉडी की मैक्सिमम वेवलेंथ तापमान बढ़ने के साथ घटती रहती है। ठीक है, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये घटेगी। ठीक है, तापमान बढ़ाओगे तो ये घटेगी। बस ये बताना चाहता हूं कि लैम्डा एम यानी कि किसी भी बॉडी में, किसी भी बॉडी यानी कि बॉडी की मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, टेम्परेचर बढ़ने के साथ घटती रहती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये घटेगी। ठीक है, यहां से देख लो, ये बढ़ेगा तो ये घटेगी। ओके, एंड लैम्डा एम टी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, एंड इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2898 केल्विन, 2898 केल्विन। बस इतना बहुत है आपके लिए। ठीक है, इतना बहुत है आपके लिए वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में पढ़ने के लिए। बस मैंने आपको बता दिया, आइडिया बता दिया कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ तरंग दैर्ध्य पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, यहीं पे आज अपनी क्लास को फिनिश करते हैं, एंड करते हैं, और एक सवाल लेके चलते हैं जैसा कि डेली एमसीक्यू का आपको आता है। ठीक है, सवाल देखते हैं। सवाल की बात करें, सवाल कौन सा दूं आपको, सवाल आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, अभी मैं आपको पूरे सवाल ही कराऊंगा एक साथ। ठीक है, चलिए, द यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट लिखिए, सवाल है द यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज, सवाल है
यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एच, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। ठीक है, पहला है आपका जूल सेकेंड। ठीक है, जूल सेकेंड, सॉरी एफ छोटी रहती है हमेशा, याद रखना। जूल सेकेंड इनवर्स, जूल सेकेंड -2 एंड जूल सेकेंड 2। ठीक है, आपको बता दूं कि प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वल टू होता है एच न्यू। ठीक है, इतना बता दे रहा हूं मैं आपको, फिर आप लोग बताना कि प्लैंक्स कांस्टेंट का सही जवाब क्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की हम लोग क्लास को यही फिनिश करते हैं। तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, आपको आज की क्लास कैसी लगी। रेडिएशन अब फिनिश हो गया, मोस्टली अब आपके 1 या 2 क्लास और लगेंगी जिसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को फिनिश करेंगे। ठीक है, जिसमें आप लोग बताएंगे कई सारी प्रोसेस होते हैं, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, थर्मो आइसोथर्मल, इस प्रकार से हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लास में थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए एंड प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बने रहिए हमारे साथ, स्पीड अप में पढ़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।